हमारा जो चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसका मैं पूरा मतलब समझाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये क्या है। देखो बस ये जो एक टर्म है, ये 10th में नहीं जुड़ी है, इससे पहले पूरा 9th में था। वन अगर 2 को हटा दूं, 1 वेरिएबल लिख दूं, तो ये 8th क्लास में था। हमें इस चैप्टर का मतलब समझना है, मतलब क्या है, फिर हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। इक्वेशन मतलब जहाँ इक्वालिटी शो करे, एक लेफ्ट हैंड साइड हो और एक राइट हैंड साइड हो, वहां पर दो वेरिएबल हो। अगर एक वेरिएबल ए है तो दूसरा वेरिएबल बी हो, एक वेरिएबल एक्स है तो दूसरा वाई हो, तो दो वेरिएबल हो और दो वेरिएबल की एक इक्वेशन हो, और इक्वेशन में भी पेयर हो, जोड़े हो, मतलब एक इक्वेशन ऐसी हो तो दूसरी इक्वेशन ऐसी हो, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन उसे कहा जाता है जहाँ पे हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल की 1 होती है। देखो यहाँ 1 ही है, सारे पावर इनकी 1 ही होगी, यानी कि सारे लीनियर इक्वेशन होगी। 2 वेरिएबल होगी, 2 वेरिएबल होंगे और उसके भी पेयर होगा। इस टाइप से हम इस इक्वेशन को समझेंगे। इस इक्वेशन में ग्राफ भी आएगा, इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स भी आएंगे, और उसके बाद जो मेन चीज है जो हमारे एक एक दो दो मार्क्स में आती है वो भी समझनी है, हमारे को फ्री के नंबर देके जाती है, वो भी हमें क्लियर करना है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को, जब मैं इस इक्वेशन को स्टार्ट करूंगा तो मेरे भाई मैं इस इक्वेशन में सबसे पहले जो चीज स्टार्ट करने वाला हूँ वो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है। हम एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्टिंग करेंगे, जहां हम समझेंगे चीज़ों को, क्या मैं कराना चाहता हूँ। जो मेन चीज़ इस चैप्टर में एक एक मार्क्स आपका सिक्योर कराएगा वो एनसीईआरटी करा देगा। एक बार एनसीईआरटी ने आपके मार्क्स सिक्योर करा दिए, आप कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठा लो, आप आराम से कर सकते हो। क्या वो कंसेप्ट है मैं आपको समझाता हूँ। अब आप समझ चुके हो, आपके पास दो इक्वेशन है। अगर मैं एक इक्वेशन का फॉर्मेट बनाऊं, इक्वेशन का फॉर्मेट होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। a1 b1 c1 इस वेरिएबल के कांस्टेंट या फिर कोएफिशिएंट है। फिर ऐसे ही एक और इक्वेशन होगी जहां a2x होगा, x दोनों में सेम होगा, दूसरा होगा b2y, और तीसरा होगा c2 0 के बराबर। दो इक्वेशन, दोनों में वेरिएबल x और y ही रहेंगे, लेकिन दोनों के कांस्टेंट या फिर कोएफिशिएंट अलग अलग होंगे। जैसे एक में a1, दूसरे में b1, तीसरे में c1, एक में a2, दूसरे में b2, तीसरे में c2। इससे ग्राफ जब आप बनाओगे या इनके जो आंसर होंगे उनके लिए मेरे भाइयों 3 सिचुएशन हमें समझनी होती है। 3 सिचुएशन पैदा होती है, यहाँ से 3 सिचुएशन बनती है, वो तीनों सिचुएशन हमें समझनी है। अगर आपने तीनों सिचुएशन समझ ली, याद कर ली, आपका एक नंबर सिक्योर है, कोई नहीं रोक सकता आपको एक नंबर लेने से। क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले जो हमारी सिचुएशन 1 है, उसमें ग्राफ में हम अगर बात करें तो वो कहता है इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। पहली सिचुएशन इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, मान लो ये मैंने एक ग्राफ बनाया, इस ग्राफ में एक इक्वेशन एक लाइन शो करेगी और दूसरी इक्वेशन दूसरी लाइन शो करेगी। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पे काट रही है? एक पॉइंट पे काट रही है। एक पॉइंट पे काट रही कि नहीं काट रही है? इसके बाद हो सकता है कहीं और दोबारा काटे, नहीं, ये भैया आगे ऐसे जा रही है, ये आगे ऐसे जा रही है, कहीं कभी भी नहीं मिलेंगे एक दूसरे को। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, एक दूसरे को काट के जा रही है। इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, इन इक्वेशनों में सॉल्यूशन की बात करें, तो इसके सॉल्यूशन होते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन। सिर्फ इसमें x और y की जो वैल्यू आएगी, अगर x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू मान लो 3 आ गई, तो उन दोनों इक्वेशनों से x और y की वैल्यू हमेशा यही आएगी, कुछ और नहीं आ सकती। ये हमारा पहला केस है जहां दोनों लाइन, जो एक लाइन दूसरी इक्वेशन, एक लाइन दूसरी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो दोनों लाइन एग्जैक्टली एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब उसका सिर्फ एक आंसर होगा, और इस लाइन को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना। इसमें आप एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन पाते हो, और इसका सिचुएशन अब समझते हैं। आप यहां से देख रहे हो a1, यहां से देख रहे हो a2, दोनों को एक दूसरे के अपॉन में रखो a1 बाय a2, और फिर दूसरा वाला रखो b1 बाय b2। ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे इस सिचुएशन में।
तो वो सिचुएशन या वो इक्वेशन को आप कह सकते हो कि भैया ये इक्वेशन ग्राफ में एक सॉल्यूशन लाएगी और इसका एक ही आंसर होगा और एक ही एग्जैक्टली पॉइंट पे एक बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। जैसे मैं एक इक्वेशन एग्जांपल में लिखता हूँ, मैंने लिखा x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें c की बात ही नहीं करनी है आपको। दूसरा मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। तो अब आप देखो, आप कहोगे भैया यहाँ कुछ नहीं है 1 लगा दो, यहाँ कुछ नहीं है 1 लगा दो, या आपका a1 हो जाएगा या आपका a2 हो जाएगा। अब लिखो a1 और a2 लिखो। आप कहोगे भैया a1 की जगह 1 है और a2 की जगह 2 है, 2 लिखो, सिर्फ 2, x नहीं मेरे भाई। b1 और b2 लिखो, फिर b1 की जगह आप क्या लिखोगे 1 और b2 की जगह 3। आप बताओ क्या दोनों बराबर हैं एक दूसरे के? नहीं है। तो अगर आपने ये इक्वेशन देखी तो आप कहोगे भैया इस इक्वेशन के कितने आंसर होंगे, और इसकी ये सिचुएशन होगी a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इस सिचुएशन में? पहला केस समझ में आया? याद रख लेना, ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक आंसर, जहां a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। बस ओनली वन सॉल्यूशन। सेकंड केस, इसमें कोइंसिडेंट लाइन होती है। ये कैसा होता है? एक ग्राफ बना, पहले इक्वेशन बनाता हूं, मैंने कहा 2x प्लस 4y, ठीक है, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने लिखा 4x प्लस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा a1 by a2 निकालो। आप कहोगे भैया 2 by 4 क्या हो जाएगा कट पिट के 1 by 2। फिर मैंने कहा बेटा b1 by b2 निकालो। आप कहोगे भैया b1 by b2 क्या हो जाएगा 4 by 8 कट पिट के क्या होगा। फिर मैंने कहा अच्छा बेटा c1 by c2 निकालो। आप कहोगे भैया 8 by 16 कट के क्या होगा। क्या हो रहा है? तीनों सेम है। यानी कि भैया ये सिचुएशन ऐसी है जहां a1 by a2 बराबर है b1 by b2 के और बराबर है c1 by c2 के। और भैया इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन कोइंसिडेंट लाइन दिखाएगी। मतलब ये मैंने इक्वेशन बनाई, ये मैंने इक्वेशन बनाई, मतलब एक के ऊपर एक कोइंसाइड करेगी। ये एक इक्वेशन, ये इक्वेशन एक के ऊपर एक कोइंसाइड करेगी। अब बताओ इक्वेशन एक दूसरे को कितनी बार छू रही है? हाँ बोलो भैया, हर पल हर लम्हा एक दूसरे के साथ है कि नहीं? हर पल हर लम्हा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को छोड़ रही है क्या? नहीं छोड़ रही ना। एक बार छुआ पिछली बार तो एक आंसर, यहां कितने आंसर? इनफाइनाइट आंसर। हर पॉइंट पे वही आंसर होगा, यानी कि यहाँ क्या आंसर होगा? इनफाइनाइट आंसर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो भैया जब भी a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 तीनों बराबर हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अनंत सॉल्यूशन है। जितने मर्जी सॉल्यूशन लिख लो, जो मन चाहे वो आंसर बना के वही आंसर लिख दो। पिछली बार तो बोला था एक ही सॉल्यूशन है, इसका मतलब कुछ और आंसर नहीं हो सकता। अगर x की वैल्यू 1 है और y की 2 है तो यही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। यहाँ x की वैल्यू 1 2 के अलावा और भी आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। कोइंसिडेंट लाइन, समझ में आया? दूसरा केस। अब आओ तीसरे पे। तीसरा होता है बेटा पैरेलल लाइंस, मतलब नो सॉल्यूशन, आंसर ही नहीं आएगा। कैसे? ये देखो, एक लाइन का इक्वेशन बना, दूसरे का इक्वेशन बना, कभी चिपकेंगी? तलाक हो गया, है कि नहीं? डाइवोर्स हो गया, अभी साथ नहीं रहेंगे। अब इसमें क्या सिचुएशन होती है मैं बताता हूं। पहले a1 by a2 बराबर तो होता है b1 by b2 के, लेकिन c1 by c2 के बराबर नहीं होता। कैसे? मैं समझाता हूं। मैंने कहा x और y को जोड़ के 8 बना, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, चलो x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर मैं कह रहा हूं कि 2x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पता क्या हुआ? ऐसा समझो, मैंने कहा x और y को जोड़ोगे 8 हो जाएगा, फिर x का डबल कर दो, y का भी डबल कर दो, तब भी आंसर 8 होगा। आप बोलोगे भैया ये तो नहीं हो सकता। अगर हम x और y को जोड़े और 8 बन रहा हो
तो भैया आप कह दोगे भैया x का वैल्यू मान लो 4 है, y का वैल्यू भी 4 है, लेकिन अगर आप उसका डबल करोगे तो वो 8 हो जाएगा, फिर उस दूसरे का डबल करोगे वो क्या हो जाएगा, वो भी 8 हो जाएगा। भैया 16 होना चाहिए ना आंसर, आप तो 8 कह रहे हो, और ये सिचुएशन पॉसिबल हो सकते है, आप खुद सोचो, ये गलत इक्वेशन है, इसका कभी आंसर, तो आप समझ रहे हैं यहाँ नो सॉल्यूशन क्यों कहा, पैरेलल लाइन से नो सॉल्यूशन। पहला वन सॉल्यूशन एक ही पॉइंट पे छुएंगी, ये इसका सिचुएशन, दूसरा हर पल हर लम्हा, है ना, बेहद आशिकी चल रही है यहाँ, और तीसरा यहाँ पर मेरे भाइयों समझ लो कभी कोई आंसर ही नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन, कोई दिक्कत तो नहीं। क्लियर, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर आप कभी कोई क्वेश्चन करने बैठो, आगे जाके आप मेथड देखोगे और आपके क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो, तो कभी भी किसी क्वेश्चन को करने से पहले ये देख लेना कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर हो, और ऐसा ना हो कि वो c1 बाय c2 के बराबर ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप बेचारे लगे पड़े रहोगे और आपका आंसर कभी नहीं आएगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन है ना। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, ये है आगे जाके एक आध क्वेश्चन है यहाँ आप देखोगे कि आंसर नहीं आएगा, लगे रहे वो उसमें नहीं आता। और एक सिचुएशन है जहाँ a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 तीनों ही बराबर होते हैं, तो वहाँ कुछ भी आंसर कर सकते हो, वहाँ कुछ भी लगा दो उसमें और लिख के आओ अलग से, हाँ ये सिचुएशन। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो मैं अभी आपको नहीं करा रहा, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जब मैं ग्राफ वाले पे आऊंगा तब समझाऊंगा, अभी मैं इस पार्ट को कंप्लीट कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सबसे पहले आपको कहता है कि इन रेशियोज को कंपेयर करो और उसके बाद बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है। तो आप मुझे साइड बाय साइड बताते चलना। मैं पहला इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और इसका सेकेंड पार्ट है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। साइड बाय साइड में करता चलूंगा, आप बताना a1 बाय a2 जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, 5 बाय 7। फिर देखो b1 बाय b2 करते हैं, b1 बाय b2 मेरे भाई कितना, माइनस 4 बाय 6, बिल्कुल सही। और इसको अगर हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 बाय 3, यही छोड़ दो क्योंकि आपका आंसर यही पता चल गया, बराबर नहीं है। तो आप बोलना कि ये सिचुएशन में a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है। इसका मतलब आपको देखो उसने क्या बोला था, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो आप बोलना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग, और इसमें आप लिख देना इट मींस दे हैव वन सॉल्यूशन। इसका सिर्फ एक ही आंसर है, कोई दिक्कत। अब ये ऐसी चीजें आपको एनसीईआरटी में एग्जाम में आ जाएंगी। सेकंड पार्ट जैसे कहता है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, फिर आपसे कहता है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। a1 बाय a2 करो, क्या आ जाएगा, 9 बाय 18। b1 बाय b2 करो, क्या आ जाएगा, 3 बाय 6। c1 बाय c2 करो, क्या आ जाएगा, 12 बाय 24। क्या होगा मेरे भाई, 1 बाय 2। क्या होगा मेरे भाई, 1 बाय 2। क्या होगा मेरे भाई, 1 बाय 2। तो आप कहोगे भैया यहाँ तो a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के और बराबर है c1 बाय, इसका मतलब मेरे भाई कितने सॉल्यूशन, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन उसने हमें ये नहीं पूछा, उसने पूछा कौन सी लाइन होगी, तो हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक, बेशुमार मोहब्बत का एग्जांपल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, अगला है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 6 बाय 2 करोगे a1 बाय a2 के लिए, b1 बाय b2 के लिए क्या करोगे मेरे भाई, माइनस 3। मेरे भाई अगला बताओ, 1 नहीं, माइनस 1, यहाँ माइनस है, ठीक है। अगला c1 बाय c2 क्या होगा, 10 बाय 9। आप देखो ये क्या हो गया आंसर, 3 हो गया, 3 लिख दो। ये क्या हो गया, माइनस से माइनस कटा है 3। अरे ये दोनों बराबर है लेकिन 10 बाय 9 बराबर नहीं, यानी कि क्या सिचुएशन हो गई, a1 बाय a2 बराबर तो है b1 बाय b2 के, मगर बराबर नहीं है c1 बाय, कौन सी लाइन से, ये पैरेलल लाइन। समझ में आया, खत्म क्वेश्चन। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा सुनो, मेरी एक बात बताओ, आप मुझे ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना ये कौन सा सिचुएशन है। मैं ग्राफ बना रहा हूँ, आप बताना मेरे भाई ये कौन सा सिचुएशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, एक सॉल्यूशन। ये बताओ कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये कौन सा सिचुएशन है,
नो सॉल्यूशन। इसमें आंसर आएगा, हाँ इसमें आंसर आएगा, हाँ इसमें, इसी से आंसर निकालेंगे। ये दोनों आपको आगे जाके पूछेगा कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट है और ये नॉन कंसिस्टेंट है। क्या है? नॉन कंसिस्टेंट। जिसमें आंसर नहीं आए उसे नॉन कंसिस्टेंट कहते हैं और जिसके आंसर आए उन्हें कंसिस्टेंट कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? चलो अब क्वेश्चन देखो, आपको इसने यही बोला है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताओ, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और उसके साइड बाय साइड बस हाँ इतना बताना है। तो पहले से देखो, पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। दूसरा इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y बराबर 7। अब मजा आएगा। a1 बाय a2, सोनू बताओ क्या आंसर होगा? 2 बाय 3, 3 बाय 2। b1 बाय b2, नुरक्षा बताओ क्या आंसर होगा? ठीक है। c1 बाय c2, अभिषेक, यहां गलत है, आप इसे इक्वल के इस तरफ लाओ। इक्वेशन क्या पड़ी थी? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इधर 0 रहना चाहिए, तो 5 को उधर ले आओ, तो यह 5 क्या होगा? -5 कह दो और माइनस। हालांकि आंसर तो वही होगा, भले माइनस से माइनस कट जाएंगे, लेकिन लिखने में कल नंबर काट सकता है टीचर। आप बताओ, ये दोनों बराबर हैं? नहीं, तो a1 बाय a2 ही बराबर नहीं है b1 बाय b2 के, है ना? क्यों? क्योंकि ये तो 3 बाय 2 है और वो क्या है? -2 बाय 3। कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन आएगा, वन सॉल्यूशन आएगा, इसका मतलब कंसिस्टेंट है। हाँ, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अगला है 4x माइनस 6y बराबर में 9। आप कहोगे भैया a1 बाय a2 कितना होगा? 2 बाय 4। b1 बाय b2 कितना होगा? -3 बाय -6। c1 बाय c2 क्या होगा? -8 बाय -9। बिल्कुल सही, क्योंकि ये इधर आ जाएगा और ये भी इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाय 2, और ये क्या होगा? ये भी 1 बाय 2 हो जाएगा और ये नहीं होगा। तो इसका मतलब a1 बाय a2 बराबर तो होगा b1 बाय b2 के, लेकिन c1 बाय c2 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब पैरेलल, नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जब होगा जब कोई आंसर आएगा, इसमें तो कोई आंसर ही नहीं आएगा, इसका आंसर नहीं है ना, नो सॉल्यूशन है इसमें। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला देखो, थोड़े से क्वेश्चन बेहतर हो जाएंगे और कुछ नहीं है। कहते हैं 3 बाय 2x प्लस 5 बाय 3y बराबर 7। अगला है 9x माइनस 10y बराबर 14। अब ध्यान समझना, आप लिखोगे a1 बाय a2, कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत नहीं है। a1 बाय a2 3 बाय 2 लिखोगे, और b1 a1 बाय a1 तो लिख दिया, a2 में आप 9 लिखोगे, इसको भी फ्रैक्शन बना दो, 1 लिख दो इसके नीचे, ये लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। b1 बाय b2 जब आप लिखोगे तो आप कहोगे भैया ऊपर तो 5 बाय 3 है और नीचे क्या है? माइनस का 10 है, तो इसके नीचे क्या करते हैं? 1। c1 बाय c2 पे आते हैं भैया, c1 बाय c2 के लिए -7 और इधर -14, दोनों माइनस के होंगे। अब इधर देखो, इसको ठीक करते हैं, ये 3 बाय 2 है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 बाय 9 हो जाएगा, ये 1 नंबर पे कटेगा, ये 3 नंबर पे कटेगा, 1 1 जा 1 और 2 3 जा, इसका आंसर 1 बाय 6 आया। अब इसको ठीक करते हैं, 5 बाय 3 है, ऊपर जाके हो जाएगा 1 बाय माइनस का 10, ये कटेगा 1 नंबर पे, ये कटेगा 2 नंबर पे, 1 बाय 3 2 जा माइनस का 6। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। बाकी थर्ड वाला देखते हैं, ये कट के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 बाय 2। मेरे भाई a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 के? नहीं, बराबर नहीं है, क्योंकि एक तो 1 बाय 6 है और दूसरा, क्लियर है, यानी कि हम पहले ही कह रहे हैं कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 के बराबर नहीं है। मेरे भाई कितने सॉल्यूशन? एक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन है। चलो लास्ट नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ध्यान से देखना। 5x माइनस 3y बराबर 11। दूसरा है -10x प्लस 6y बराबर में -22। a1 बाय a2 लिखते हैं, कितना हो जाएगा? 5 बटे -10। a1 बाय a2 क्या हो जाएगा? 1 नंबर पे और 10 आ जाएगा, 2 नंबर पे -1 बाय 2 हो जाएगा। b1 बाय b2 की अगर मैं बात करूं -3 और b2 की बात करूं 6, ये कट जाएगा 3 के पाड़े में -1 बाय 2। c1 बाय c2 की अगर मैं बात करूं तो c1 कितना है मेरे भाई? बिल्कुल सही। और c2 कितना है? 22 प्लस का 22, क्योंकि वो माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा।
ये भी कट जाएगा 11 के पहाड़े में -1/2 नंबर पे। ये तो तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, तो कितने सॉल्यूशन अभिषेक? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? खत्म क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। फिर से फ्रैक्शन आ गई, ध्यान से देखो। कहता है 4/3x, ठीक है ना, प्लस 2y, ठीक है ना, बराबर 8। अगला है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो 4/3 इसको लिखते हैं, a1/a2 को लिखते हैं। a1/a2 क्या होगा? 4/3, और नीचे क्या होगा? 2। b1/b2 देखते हैं क्या होगा? 2/3। c1/c2 लिखते हैं क्या होगा? -8/-12। बिल्कुल सही। इसको ठीक करें, इसको फ्रैक्शन बना दो, और 4/3 है, ऊपर जाके उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? 1/2। एक नंबर पे कटेगा, 2 नंबर पे आंसर आ जाएगा 2/3, क्योंकि 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, और 3 जब 1 से होगा 3। उसके बाद b1/b2 तो ऑलरेडी 2/3 है, इसको काटो, माइनस से माइनस कटेगा। 8 और 12 4 के पहाड़े में 2 नंबर पे और 3 नंबर पे 2/3 2/3 2/3। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर हैं। कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। क्लियर है जी? 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? चले आगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 6 पर आएंगे। पहले मैं इसी के टाइप के आपको सारे खत्म करा रहा हूँ, फिर ग्राफ के रह जाएंगे, फिर सारे ग्राफ करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पता क्या कहता है? कहता है मैंने आपको एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन क्या है? कहता है 2x है प्लस 3y है माइनस 8 बराबर 0 है। कहता है एक काम करो, इसका एक जोड़ा बना दो जो इंटरसेक्टिंग लाइन के साथ हो, और इसका एक जोड़ा बना दो पैरेलल लाइन के साथ, और एक जोड़ा बना दो कोइंसिडेंट के साथ। आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। पैरेलल में a1/a2 तो बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। और कोइंसिडेंट में a1/a2 बराबर हो, b1/b2 के बराबर हो, c1/। मेरे भाई एक इक्वेशन दे रखी है, दूसरी तुम्हें खुद से बनानी है। कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि बनानी है, कुछ भी बना सकते हो। मैं जो बना रहा हूँ होमवर्क में कुछ और बनाना। ठीक है, चलो आओ। अब देखो पहली इक्वेशन लिख देते हैं। हम लिखते हैं जैसे जैसे a1/a2 हमें बराबर नहीं दिखाना है b1/b2 के, है ना, पहले वाले केस में। तो मुझे बताओ a1, ये a1 है, ये b1 है, और ये c1 है। तो a1 की वैल्यू आपको पता है क्या है? 2 है। तो एक काम करता हूँ, इक्वेशन बनानी है ना, तो कुछ भी बना देता हूँ। पहले इक्वेशन बनाता हूँ इस केस में। मुझे पता है a1 जो a2 है वो कुछ भी लिख देता हूँ। पहले तो कुछ भी 3 लिख देता हूँ। a2 को क्या लिख देता हूँ? 3 लिख देता हूँ। यहाँ मैंने a2 की जगह क्या लिखा? 3। अब ये बराबर नहीं करना, b1 क्या है बेटा? 3 है, तो यहाँ 3 के बदले आप 9 1 लिख देना, क्योंकि 9 लिख दोगे तो वो कट के क्या हो जाएगा? अच्छा 9 नहीं, 3 है तो कुछ भी लिख दो। 3 1 लिख दोगे, 3/9 लिख दोगे तो कट के क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो हम 9 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये लो 9 ही लिख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहला नंबर हमें पता है क्या है? 3 है। b1 तो हमें पता है 3 है, दूसरा हम क्या लिख देते हैं? 9, क्योंकि हमें पता है ये कट पिट के क्या होने वाला है? 1/3 होने वाला है, जो कि 2/3 के बराबर नहीं होता है। तो हम a2 को तो 3 लिखा, तो b2 को क्या लिख देते हैं? 9 लिख देते हैं। और c2 को कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। c2 को 1000 लिख दो, या 10 लिख दो, 50 लिख दो, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब आप क्या कहोगे भैया? a1/a, अब आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या होगी? तो इक्वेशन आपको पता है कैसे लिखोगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो आप क्या करो, यहाँ पर a2 की जगह आपने क्या सोचा? 3x सोचा। b2 की जगह आपने 9y सोचा, और c2 की जगह आपने 10 सोच लो। आप इसकी जगह एक और काम कर सकते थे। आप ऐसे डायरेक्ट भी सोच सकते थे। आपको पता है पहली इक्वेशन ये है, आपको पता है, तो ऑलरेडी आप लिख लो पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y और -8 बराबर 0 है। इसी के नीचे आपको पता है, हाथों हाथ बना लो, नीचे यहाँ लिख दो, x लिख दो सिर्फ, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ एक काम करो, यहाँ -y लिख दो ना, माइनस का साइन लगा दो, तो बराबर हो ही नहीं सकते। फिर यहाँ पे प्लस का 12 लगा दो, कुछ भी कर दो, होगी नहीं पहली इक्वेशन, है कि नहीं? और बोलते ना ये लो जी पहली इक्वेशन ये इंटरसेक्टिंग है। लेकिन समस्या जब आएगी जब वो आपको बनाना पड़ेगा। ये तो कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि वो बराबर नहीं होगा कुछ भी में। अब सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड में मेरे भाई क्या बनाना था अपने को? पैरेलल। आ जाओ पैरेलल बनाते हैं। पैरेलल के लिए आप क्या लिखोगे? 2x प्लस
3y माइनस 8 बराबर 0 है, पैरेलल है, पैरेलल में दोनों बराबर होने चाहिए, तो नीचे 4 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? 4। यहाँ क्या होना चाहिए? 6, बिल्कुल सही, डबल होगा क्योंकि ये कट के 1/2 आएगा, ये भी कट के 6 1/2 आ जाएगा, लेकिन ये 16 नहीं होना चाहिए, ये 16 हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, लेकिन मैं फिर भी 16 लिख देता हूँ। ये लो, कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे भैया ये कट के क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2 आ जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं टीचर डर डरा ना जाए तो हम एक काम करते हैं, हम गलत ही करते हैं, हम 10 ही लिख देते हैं। हम क्यों सिमिलर बनाए, कहीं टीचर जल्दी जल्दी में गलत ना करते हमारा। क्लियर है मेरे भाइयों? अब आप अपनी तरफ से कुछ भी बना के ले आना, पर ऐसे करोड़ वरोड़ के नंबर मत लिख के आ जाना यहाँ पे, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब तीसरा मेरे भाई कोइंसिडेंट बनाना है। कोइंसिडेंट बनाना है, इसका मतलब पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। पहली क्या लिखोगे बताओ? चलो आप 4x लिख रहे हो, फिर क्या अगला क्या होगा? 6y, फिर अगला क्या होगा? माइनस 16। अच्छा और क्या हो सकता था? ये तो 2 का डबल है, ट्रिपल कर दो। 2 का ट्रिपल कितना? एक काम करो 6 लिख लो, 6x कर दो, यानी कि 1/3 हो जाएगा, 2 से 6 कट के। 3 का 1/3 क्या होगा? 9y, और 8 का क्या होगा? 24। तो ऐसे आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जहां से हम लोग ग्राफ की शुरुआत करेंगे, ग्राफ बनाना समझेंगे, है ना? तो देखो मेरे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोलता है कि ना चेक करो जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर वो कंसिस्टेंट है तो जायज बात है उनका आंसर आएगा, तो उनको ग्राफ पे उनका आंसर निकाल के बताओ। इफ दे आर इनकंसिस्टेंट, it means that we cannot find any solution, then in that case you don't have to make any graph। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो बहुत ही आसान सा दे रखा है, कहता है x प्लस वाई बराबर है 5 के, फिर आपको कहता है कि 2x प्लस 2y बराबर है 10 के। तो आप पहले चेक करो, तो आप a1 बाय a2 करोगे, जो कि हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है 1, यहाँ भी कुछ नहीं है 1, 1 बाय क्या हो जाएगा 2। फिर आप करोगे b1 बाय b2, जो कि हो जाएगा फिर से 1 बाय 2। फिर आप करोगे c1 बाय c2, क्योंकि c1 इधर जाएगा तो होगा माइनस का 5, और c2 भी इधर जाएगा होगा माइनस का 10। माइनस से माइनस कटेगा, आंसर आएगा 5/10, जो कि हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ये कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन है ना? आप कहोगे पहले ये लिखना कैसे, वो बता देता हूँ। a1 बाय a2, b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2 तीनों क्या है? इक्वल है। इसका मतलब द इक्वेशन या द lines of the equation are coincide या फिर are coincident, एक दूसरे पे coincide करेंगे वो। इसका मतलब these equation are consistent, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ समझते हैं। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन थी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। एक ग्राफ बनाना भी समझेंगे, और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप बताओ, जब आप कभी ग्राफ बनाओगे तो जो पहली इक्वेशन होगी दूसरी उसी पे चढ़ेगी। इसका मतलब जो भी पहले के आंसर होंगे वही दूसरे के। तो आपको ना यहाँ दोनों के आंसर नहीं निकालने, एक का ही निकालना है और उसी से ग्राफ बनाना, क्योंकि दूसरे का भी वही लिख देना, शातिरपना कर देना। कैसे से आधा। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं मेरे भाई, वो ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखना ग्राफ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करेगा। स्टार्टिंग में अगर आपको ये ग्राफ क्लियर ना हो ना, तो 3-3 आंसर निकालना, और अगर एक टाइम बाद ग्राफ क्लियर हो, आपको प्रैक्टिस हो गई हो, तो 2 आंसर इनफ है आंसर करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना बेटा, इक्वेशन देखनी है x प्लस वाई 5 के बराबर है। अपनी तरफ से x की वैल्यू कुछ भी अज्यूम करके डाल देनी है, और फिर y की वैल्यू कुछ भी आ जाएगी। कोशिश करना थोड़ा सा इसमें आप ऑब्जर्व करके वैल्यू डालो, आसान वैल्यू डालो, जिससे आपके आंसर आसान बने। जैसे x प्लस वाई 5 के बराबर है, तो आप x की वैल्यू 0 डाल सकते हो, या y की वैल्यू 0 डाल सकते हो, या x की वैल्यू 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 4, कुछ भी डाल सकते हो, जो आपका मन करे। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले x का वैल्यू पुट कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ मैं x को अज्यूम करके 1 पुट कर रहा हूँ, तो x की जगह 1 आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 5 के इक्वल हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो y की वैल्यू क्या आई? 4 आई। पिछली बार मैंने x की वैल्यू 1 डाली थी, इस बार मैं x की वैल्यू 2 डाल देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेम वही, पुट x इज इक्वल टू 2।
तो इस बार x की जगह क्या लिख दो, 2 + y बराबर 5। 2 इक्वल के उस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 2, 5 - 2 आंसर क्या आ जाएगा 3। यानी कि अब मैं 2 डाल रहा हूँ तो आंसर आ जाएगा 3। एक बार कुछ और डाल देना, अगली बार 3 डाल देना, 2 आ जाएगा आंसर। 2 बार कर लोगे आसान है, क्योंकि छोटी इक्वेशन थी तो हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाई मैं आप, क्योंकि इस सिचुएशन में आपको पता है दूसरा ग्राफ भी यही है, दूसरी इक्वेशन भी यही बनने वाली है, तो आप दूसरे के लिए भी यही कह देना कि इसके सॉल्यूशन भी यही है, x और y। इसका भी x 1 डालोगे 4 आ जाएगा, 2 डालोगे 3 आ जाएगा, 3 डालोगे 2। या फिर लिख देना सेम फॉर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के लिए भी सेम। इसके लिए क्यों बनाएंगे जब सेम ही बनेंगे, आंसर देखो वही आएगा। तो अब आपको ग्राफ बनाना है, अब आपको ग्राफ समझना है। मैं इसीलिए जान करके आज इसको यूज करा ताकि मैं ग्राफ अच्छे से बना सकूं। तो ध्यान से देखना मेरे भाइयों, ठीक है। यहाँ पे जो जो चीजें लिखनी है वो आप थोड़ा अच्छे से लिख लेना ताकि आपको चीजें समझ में आ सके। यह आपका एक्स एक्सिस होता है, तो इसलिए एक्स एक्सिस पे ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, यह आपका ओरिजिन होता है, ठीक है ना। और ये आपका वाई एक्सिस है, तो ये वाई होता है और नीचे वाई डैश होता है। बाकी आपको गैप्स बराबर रखने की कोशिश करनी है। यहाँ एक्स की वैल्यू जो आप मानो सब में वही यूज करना, 1 2 3 4 5 6। आपको पता होगा जितने आपने सॉल्यूशन निकाले वहाँ आंसर 3, मैक्सिमम 3 जा रहा है, 4 जा रहा है, तो इसलिए मैंने 6 तक रख दिया। तो आपको ये जगह खाली नहीं छोड़नी, आपको बनाना ही इतना है जितना आपका यूज हो, ज्यादा बड़ा मत बनाना। 1 और गैप सब बराबर रखना, 2 3 4 और 5। सेम यहीं पर x का नेगेटिव -1 -2, गैप सारे सेम होने चाहिए x और y सबके, -4 -5 -6। फिर यहाँ -1 -2 -3, -4 -5 और -6। कोशिश करना ग्राफ पेपर ले लो और ग्राफ पेपर पे इसे बनाना ताकि आपसे ज्यादा बेहतर बनाया जाए। अब पहली इक्वेशन की बात करो, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 1 का होगी यहाँ और y की वैल्यू 4 का होगी यहाँ, यहाँ और यहाँ। ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, क्या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है? 1 यहाँ पर है और 4 यहाँ है, कोई प्रॉब्लम? फिर अगला देखो, जैसे 2 है, x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 और 2 मतलब यहाँ, और y की वैल्यू मेरे भाई तब 3 है, y की वैल्यू 3 कहाँ पर? यहाँ। तो 3 से यहाँ और y से 2 यहाँ है ना, यहाँ पे मिलेगा, कोई प्रॉब्लम? फिर इसके बाद अगला x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 कहाँ है? यहाँ। अब देखो जो जो लिखा है ना उसको हाथों हाथ लिख दो। यहाँ x की वैल्यू, x मतलब पहले लिखा जाता है 1 और y मतलब 4, ये कोऑर्डिनेट लिखते हैं। यहाँ x का वैल्यू क्या है मेरे भाइयों? 2 है और y का वैल्यू क्या है मेरे भाइयों? 3 है। फिर अगला आप देखो, x की वैल्यू आपने 3 डाली और y की वैल्यू क्या आई है आपकी? 2। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 यहाँ पर, यानी कि यहाँ मिल रहे हैं ये दोनों, है ना। देखो यही पॉइंट है कि नहीं है? तो यहाँ मैं लिख दूंगा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। और उसके बाद ये मेरी 3 लाइन बन गई, ऐसे स्ट्रेट एक लाइन बन रही होगी। तो मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, है ना, जो मेरी आंसर रिप्रेजेंट करेगी। तो मैं पहले यहाँ से एक स्ट्रेट बना लेता हूँ, जो मैं आगे जाके एक्सपेंड कर दूंगा, है ना। ठीक है, और अब ध्यान सुनना, अभी काम यहाँ पे आपका खत्म नहीं हुआ है। ये आपकी इक्वेशन है, इसका नाम लिखो इक्वेशन का। तो यहाँ पे इक्वेशन पे नाम लिख देना कि ये हमारी इक्वेशन है x + y = 5, लेकिन ये दूसरी भी है क्योंकि ये वही वाली भी है। तो आप यहाँ पर फिर लिख देना ये 2x + 2y = 10 भी है, समझ रहे हो। और इस तरीके से आपका ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। समझ में आया मेरे भाइयों? कोई दिक्कत तो नहीं कैसे करना है? ये तो पॉइंट पता है क्या है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन था। मैनी सॉल्यूशन आएंगे, आराम से बना लोगे, एक ही ग्राफ बनाना है इसमें, दूसरा भी वही होता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब दो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, वहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ पहले आप समझो धीरे धीरे, एक बार आप ग्राफ समझ जाओगे ना, फाइनल टर्म में 5 नंबर का तो क्वेश्चन आ ही जाएगा ग्राफ बनाने का, अभी फर्स्ट टर्म में तो वो आपको फ्री के मार्क्स देगा अगर आप ग्राफ बनाना सीखो। इक्वेशन अभी तो आसान है, डायरेक्ट ऑलरेडी दे रखी है, कर लो इस क्वेश्चन को, है ना। फिर जो हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे ना, उसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। कहता है x - y 8 के बराबर है, ठीक है, और दूसरा इसका दे रखा है 3x - 3y 16 के बराबर। अब इसने क्या बोल रखा है कि इसको चेक करो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो ग्राफ सॉल्व करो। तो हम सबसे पहले a1/a2 करते हैं, क्या हो जाएगा 1/3। फिर हम b1/b2 करते हैं, क्या हो जाएगा -1/-3। फिर हम c1/c2 करते हैं, क्या हो जाएगा -8/-16। ये हमारे a1/a2 b1/b2 बन जाएंगे। इससे हमारा आंसर 1/3 आएगा, ये कट जाएगा 1/3 आएगा, लेकिन ये कटेगा तो इससे आंसर आएगा 1/2। यानी कि a1/a2
बराबर तो है b1/b2 के, पर c1/c2 के बराबर नहीं है। तो मेरे भाई ये तो पैरेलल लाइन की सिचुएशन है ना। इसमें कौन सी लाइन बनती है? पैरेलल लाइन, यानी कि ये इनकंसिस्टेंट है, यानी कि इसका ग्राफ नहीं बनाना। खत्म आंसर, इसमें इतना ही करना है, क्योंकि अगर ये कंसिस्टेंट होता तो इसका ग्राफ बनाते, पर ये इनकंसिस्टेंट है, इसका ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है मेरे भाई, चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आओ, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस वाई प्लस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। उसके बाद हम ध्यान से देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। हम a1/a2 को कंपेयर करते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2/4। फिर हम b1/b2 को कंपेयर करते हैं, क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं है 1, और इधर आएगा -2। फिर हम c1/c2 को कंपेयर करते हैं, -6/-2। यहाँ देखो ये कट के क्या आया, 1/2, और ये क्या आया, -1/2। ये तो सेम हुए नहीं भैया, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग है, एक सॉल्यूशन आएगा। और पहली बार हम इसका क्वेश्चन देखेंगे, ये आएगा माइनस से माइनस कटा 3/2। तो हम कहेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते तो ग्राफ में क्या बनता है, इंटरसेक्टिंग, एक सॉल्यूशन निकलता है। अब दोनों को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्वेशन देखोगे, x और y लिखोगे, और पहली इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस वाई माइनस 6 को उधर भेज दो, इधर जाके 6 हो जाएगा। अब इक्वेशन ना आपकी कला है कि आप कितने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप सबसे पहले इसको 0 डाल दो, तो आप लिखोगे भैया ये क्या हो जाएगा, पूरा 2 × 0 प्लस वाई बराबर 6, और y की वैल्यू 6 आएगी। तो आपको जरूरी नहीं है हर बार 0 ही डाल देना है, ये भी देखना है कि आपका आंसर ज्यादा बड़ा भी ना बने। जैसे यहाँ से y की वैल्यू 6 बहुत बड़ी है, अच्छी खासी बड़ी है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है वैसे, ठीक है ना। इससे बड़ी अगर मैं 1 डाल दूं तो अगर मैं 1 डालूं यहाँ पर, तो x की जगह 1, तो ये क्या होगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ 2 1 जा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 उधर चला जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, थोड़ा तो ठीक है पहले से, तो x को 1 डाल देते, तो y की वैल्यू क्या आई। अब इसी में बढ़ा दो, नहीं तो कुछ और कर लो मेरे भाई, y की वैल्यू 0 डाल दो, y की वैल्यू 0 डाल देते हैं। तो देखो 2x प्लस वाई बराबर 6, y की वैल्यू 0 डाल दो, तो क्या हो जाएगा, 2 × x प्लस वाई की जगह 0 बराबर में 6, क्या होगा, 2x बराबर 6, x की वैल्यू 6/2 कितना हो जाएगा, 3। यानी कि जब y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू 3। ऐसे ऐसे करके आपको इनके सॉल्यूशन निकालने होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैंने निकाले हैं वही आएंगे, कुछ आपकी तरफ से अपना कुछ अलग भी आ सकता है सॉल्यूशन। ठीक है मेरे भाइयों, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखूं तो अब ये तो एक इक्वेशन सॉल्व हुई, अब ये रह गई, ये क्या है, 4x माइनस 2y बराबर में, आप चाहो तो इसे और छोटी भी कर सकते हो, इसे 2 के पहाड़ा कॉमन लेके यहाँ 2 से काट के, नहीं तो रहने दो इसी में काम कर लो, क्यों इतना काम करना। इसमें हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू 0 डाल देते हैं, ठीक है, इसका भी ग्राफ यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, ये x और ये y की वैल्यू 0 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2 × 0 बराबर 4, तो हो जाएगा 4x, ये पूरा हट जाएगा क्योंकि 2 0 0 खत्म, 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/4 से 1। तो भैया y की वैल्यू हमने क्या डाली यहाँ पे, 0, x की वैल्यू क्या आई, 1। अब कुछ और ट्राई कर लेते हैं, कुछ और क्या ट्राई करें, एक काम करते हैं, इस x को 0 डाल दे, x को 0 ट्राई कर लेते हैं। तो 4x माइनस, देखो सबसे पहले तो बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट तरीका यही है, 0 डाल दो, 0 में बड़ा आंसर आ रहा हो तो ही चेंज करना, वरना तो फिर सोच समझ के। यहाँ इस बार x की जगह क्या लिख देते हैं, 0, माइनस 2y बराबर 4, ये क्या हो गया, 0, माइनस 2y बराबर 4। डरना मत, यूं मत सोचना माइनस में आंसर आए तो बेकार है, वो ज्यादा सही है, छोटा है, पर आंसर छोटा आना चाहिए। इसको यहीं रखो, ये 0 हो गया, क्या बचा, माइनस 2y बराबर 4, -2 को पूरे को हटा दो, उधर चला जाएगा नीचे, कट के क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी कि जब हमने x की जगह क्या पुट करा, 0, तो y की वैल्यू क्या है, -2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी हटा दो। ये आपको रफ वर्क में दिखाने हैं, मतलब करना है इसको आपको सॉल्व, ठीक है। अब मेरे भाइयों ग्राफ बनाना है, ध्यान से समझना। ग्राफ में x की वैल्यू मैक्स टू मैक्स 3 तक जा रही है, तो मैं भी 1 2 3 4 तक बना लेता हूँ, और इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 1 2 3 4। गैप आपको स्केल से बनाने, सारे बराबर हो, ध्यान रखना, इसलिए ग्राफ पेपर ज्यादा बेटर रहेगा। y की वैल्यू मैक्स टू मैक्स 4 तक जा रही है, 1 2 3 4। कोशिश करना दोनों की सेम जाए, इसकी भी 4 तो इसकी भी 4। ये आपका x एक्सिस होता है, ये x होता है, और ये x डैश होता है, -1 -2 -3 -4, -1 -2
-3 -4, 1 2 3 4। अब सबसे पहले इस इक्वेशन पर आओ, इसमें x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 यहाँ और y की वैल्यू 4 यहाँ, यानी कि यहाँ मिल जाएंगे ये, और इसको पॉइंट बना दो क्या 1 और 4। इसके बाद x की वैल्यू 3 और y की 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 तो यही होगी, y 0 यही होगा और x 3 होगा। बेटा जब भी 3 और 0 के साथ आए ना, घबराना मत, जो है ना उसी पे देखना, 0 वाले को छोड़ो, x 3 है ना, यहीं पे आंसर बना देना, खत्म। और इसको लिख दो 3, 0। अब इन दोनों लाइनों को मिलाओ, इस इक्वेशन का नाम, ये इक्वेशन लिख दो कौन सी है, क्या है ये इक्वेशन, 2x + y = 6, ये इक्वेशन थी। अच्छा एक चीज और मैंने बताई थी आपको, जब आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाते हो ना बेटा, तो ग्राफ पेपर पे एक यूनिट आप कितने के बराबर मान रहे हो वो लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन रुपीज या उस समय आएगा तब बता दूंगा, अभी रहने दो, अभी तो यूनिट ही लिख दो, एक यूनिट को एक ही मान रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो बेटा अगले में x की वैल्यू 1, y की 0, तो आंसर मैंने अभी आपको बताया इसी पे रह जाएगा, लिख दो यहाँ 1, 0। फिर बेटा अगली x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, तो -2 पे फोकस करो, y -2 कहाँ है, y -2 बेटा यहाँ है, इन दोनों को मिला दो। अब देखो इन दोनों को जब आप मिलाओगे, अगर आपका स्केल वर्क या फिर आपने पूरा फेयर वर्क अच्छे से करा होगा तो बढ़िया है, और यहाँ भी नाम लिख दो, ये था 0, -2, ये इक्वेशन लिख दो बेटा, ये इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन थी 4x - 2y बराबर ये। और फिर इसके बाद आप देखोगे इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये हमारा आंसर होगा। इस पॉइंट को जब ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट से x की वैल्यू क्या जा रही है 2 और y की वैल्यू क्या जा रही है 2, ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ आप कहोगे 2 और 2, दिस इज द, फिर यहाँ लिख देना x = 2, y = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, लिख देना ऑफ द इक्वेशन। उन दोनों इक्वेशनों का ये आंसर है, पहली का भी यही आंसर है और दूसरी का भी, जिस पे हो गए एक बार छू रहे, इसका मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, ये हमने यहाँ से समझ लिया था। इसका 5th केस देखते हैं, ध्यान से देखो 5th केस, क्योंकि छोटा सा ये खत्म हो जाएगा, ध्यान से देखो। 5th केस में मेरे भाइयों लिखता है ऐसे कि 2x - 2y - 2 = 0, और दूसरी इक्वेशन लिखिए 4x - 4y - 5 = 0। a1/a2 निकालो, आप कहोगे भैया 2/4 हो जाएगा। b1/b2 निकालो, आप कहोगे भैया -2/-4 होगा। c1/c2 निकालो, आप कहोगे भैया -2/-5। ये कट के क्या आ गया 1/2, ये 2 से 2 कटा, मतलब माइनस से माइनस, ये कट के क्या आ गया फिर से 1/2, ये -2, ये आया 2/5। तो आप कहोगे भैया इस सिचुएशन में a1/a2 बराबर तो है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/, इसका मतलब इसका कितना सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये क्या है इनकंसिस्टेंट है और इसका ग्राफ नहीं बना। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये ग्राफिकल वाले सारे क्वेश्चन है, ध्यान समझना। 10 बच्चे थे, अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है तो समझना। देखो जब आप 3rd चैप्टर का समझोगे ना तो आप 2 वेरिएबल बना के समझोगे, तो इसके बाद क्योंकि आगे जाके आप 4th चैप्टर समझोगे, वहां भी वर्ड प्रॉब्लम आती है, वहां पर एक ही क्या कहते हैं वेरिएबल यूज करते हो, यहाँ आपको एक से ज्यादा यूज करने। तो थोड़ा सा समझना कि कहाँ पर दोनों के यूज हो सकते हैं, कहाँ नहीं। सबसे पहले आपको यही सोचना है कि क्या लीनियर इक्वेशन से हो सकता है। जब आपको लगेगा लीनियर इक्वेशन नहीं बन पा रही है 2 वेरिएबल वाली, तब वो क्वाड्रेटिक फॉलो करेगी, जो हम आगे समझेंगे। सबसे पहले आपको कहता है 10 बच्चे थे क्लास 10th के जो मैथ्स की क्विज में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, 10 बच्चे, इसका मतलब टोटल 10 बच्चे हैं। पहले तो ये एक इंपॉर्टेंट डाटा हो जाएगा, ठीक है। आपको कहता है लड़कियों का जो नंबर है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, तो ये हमारी लड़कियां हैं और ये लड़के हैं, और लड़कियां 4 ज्यादा हैं लड़कों से। तो आपसे कहता है लड़के और लड़कियां कितनी ये बताओ, और ये आपको ध्यान रखना, ये आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहला डाटा 10 बच्चे हैं, और दूसरा डाटा ये कि लड़कियां और लड़के में से लड़कियां 4 ज्यादा है लड़कों से। तो 2 चीज हो गई, एक तो ये टोटल 10 बच्चे हैं, और 10 बच्चों में कुछ लड़कियां होंगी और कुछ लड़के होंगे। तो पहले तो ये कर लो ना, ऐसा कर लो कि लेट अज्यूम नंबर ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियां हैं, और ऐसे ही लेट अज्यूम नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों को x मान लो, लड़कों को y मान लो, ठीक है। मतलब x नंबर की लड़कियां हैं और y नंबर के लड़के हैं। तो अगर मैं x नंबर की लड़कियां और y नंबर के लड़के को दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा। फिर इसके बाद आपसे कहता है कि ये लड़कियां ये लड़के हैं,
हम इक्वल रखते हैं दोनों को, ये रही लड़कियां, ये रही लड़के। अच्छा, लड़कियों को हमने क्या माना है, x, तो x को और y को बराबर रखते हैं। आप बताओ कितनी लड़कियां उतने लड़के हैं? नहीं, लड़कियां 4 ज्यादा हैं ऑलरेडी, यानी कि अगर दोनों को आप तराजू पे रखोगे तो कौन भारी नजर आएगा? लड़कियां 4 ज्यादा हैं। बराबर करने के लिए लड़कों को भी 4 ज्यादा कर दो, तब एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी और आप तब कहोगे कि अब ये दोनों बराबर है। तो दूसरी इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। दोनों इक्वेशन के आपको ग्राफ बनाने हैं, इसके भी ग्राफ बनाने, इसके भी ग्राफ के पॉइंट्स बनाने, और फिर आपको इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इधर देखो मेरे भाई, सब आप सब बताना मुझे क्या क्या पॉइंट्स आप रखोगे। एक एक करके मैं सबसे पूछूंगा, आप 4 जने हो तो 4-4 पॉइंट बताना है ना। पहले इसकी बात करते हैं, x प्लस वाई 10 के बराबर है, ठीक है। अब देखो एक चीज समझो, 0 लिखोगे तो y कितना हो जाएगा? तो 10-10 ग्राफ पे लिखना इतना मुश्किल है, तो क्यों ना हम थोड़ा छोटा करें। अब छोटा भी आप कितना, 1 कर लोगे 9 हो जाएगा, दूसरी तरफ इस तरफ 2 कर लोगे तो इस तरफ 8 हो जाएगा, 3 कर लोगे 7 हो जाएगा, 4 कर लोगे 6, ये थोड़ा ठीक है, 4 और 6 है ना, 4 और 6, तो 4 और 6 या 5 और 5 कर लें, x को 5 डाल देते हैं तो y भी कितना हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर 5 और 5 दिखा रहे हो तो आप पता है क्या दिखा रहे हो, कि लड़कियां भी 5 है और ऐसा नहीं है। तो आपको पता है ये तो आंसर, लेकिन ग्राफ के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं ना। एक 5 और 5 हो गया, एक क्या हो जाएगा, 4 रख लो और दूसरा, इसका पॉइंट बताओ मेरे भाई, बताओ बताओ तुम। y को मानो ना, x तो ऑलरेडी बराबर में, y को 0 मान लो, x क्या हो जाएगा? अगला आप बताओ, y को 1 मान लो तो x क्या हो जाएगा? 5। तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, अब ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा x, ये x डैश, ये हमारा y, y डैश। मैक्स टू मैक्स x की वैल्यू 5 गई है, 1 2 3 4 5, इसको भी 5 बना देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अच्छा 6 गया इसमें, y 6 गया, तो भैया फिर सबको ही 6 कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, सबको 6 कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, तो लिख देते हैं पहले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6 6, ठीक है सही। x 5 और y 5, x 5 यहाँ और y 5 यहाँ, ये दोनों यहाँ मिल जाएंगे, लिख दो इन्हें 5 और 5। लेकिन x 4 है, y 6 है, x 4 यहाँ और y 6, इन दोनों से ऐसा ग्राफ जाएगा, यहाँ लिख देना x 4 y 6, पहला ग्राफ। इक्वेशन है ये, x प्लस वाई किसके बराबर? 10 के बराबर। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। इसके बाद मेरे भाइयों x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो देखो y 0 छोड़ दो, सिर्फ x 4 पे फोकस करो, यहाँ पॉइंट बना दो, ठीक है। फिर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 यहाँ और y की वैल्यू 1 कहाँ है? यहाँ। और ये इस तरीके से जाएगा, ऐसे पॉइंट है कि x की वैल्यू थोड़ी ग्राफ में हमें बढ़ा देनी पड़ेगी। अब 7 8 9 10 थोड़ी बढ़ा देते, क्योंकि x की वैल्यू बढ़ी जा रही है ना यहाँ। अब यहाँ इस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो ऐसा कुछ बन रहा है, हो सकता है। देखो मैं पॉइंट ये है कि ये थोड़ा रफ फिगर है, तो रफ फिगर के हिसाब से कुछ भी बन सकता है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 7 होनी चाहिए उस हिसाब से, समझ रहे हो? उस हिसाब से ये 7 होना चाहिए। बताऊं क्यों? क्योंकि आप देखो 5 और 6 मैंने थोड़ा छोटा बना रखा है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलो 6 7 8 9, अब देख रहे हो है ना, वो रफ था इसीलिए। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? 7 हो जाएगा। और y का वैल्यू यहाँ पता है क्या पड़ेगा? y का वैल्यू 3 पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा रफ फिगर है ना, इसीलिए। तो आप जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ पे ये 7 नंबर पे मैच करेगा और ये 3। और x आपने किसको माना था? नंबर ऑफ गर्ल्स। पहले इसको लिख दो, ये 0.7,3 है। और आपने नंबर ऑफ गर्ल्स मानी थी x, जो कि है 7, और y आपने माना था नंबर ऑफ बॉयज को, जो कि है 3। और देखो दोनों में 4 का फर्क है, 4 ज्यादा।
क्लियर है मेरे भाई? ऐसे करना है। इसका सेकंड पार्ट ध्यान से समझना मेरे भाइयों। सेकंड पार्ट कहता है कि अगर 5 पेंसिल और 7 पेन आप एक साथ खरीदोगे तो आपको 80 रुपए की कॉस्ट पड़ेगी, 50 रुपए की, सॉरी 50 रुपए की आपको कॉस्ट पड़ेगी। और अगर आप 7 पेंसिल खरीदते हो और 5 पेन खरीदते हो तो आपको 46 रुपए की कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है ना? क्लियर है? समझ में आ गई? आपसे कहता है कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी ये बता दो और एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी ये बता दो। कभी भी आपको इन वर्ड प्रॉब्लम में समझ में ना आए ना क्वेश्चन, तो पता है क्या करना, जो निकालना है उसी को एक्स वाई मान लेना। क्या चाहिए आपको? एक पेंसिल की कॉस्ट चाहिए तो लिख देना कि अज्यूम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज रुपीज एक्स, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन अज्यूम कर रहे हैं रुपीज वाई। तो मुझे एक बार बताओ, एक पेन की कॉस्ट x रुपए है तो जितने भी पेन खरीदोगे उसको उससे क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो 5 पेन खरीद रहे हो और एक पेन की कॉस्ट x रुपए है, उसके बाद उसमें आप क्या खरीद रहे हो? एक पेन की कॉस्ट y रुपए है और आप टोटल कितने पेन खरीद रहे हो, और फिर आपकी टोटल लागत 50 रुपए। सेम ऐसे ही आप कहोगे 7 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपए, 7 से गुणा करोगे 7x, एक पेन की कॉस्ट y रुपए है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5y, बराबर में ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब एक एक करके आपको ग्राफ पे सॉल्व करनी है। तो भैया ये ग्राफ इसका अच्छा समझना, बहुत ध्यान से देखना, ये हमारा अब सिचुएशन बनेगा। तो अब इसके ग्राफ देखो, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है तो इसके ग्राफ अच्छे से बनाना, अच्छे से सोच समझ के पॉइंट्स को रखना। जैसे मैं कहता हूं आपको 2 ही पॉइंट चाहिए, अगर मैं, बड़े ध्यान सुनना, अगर मैं इसे 0 रख दूं तो 7 0 जा 0, 5x प्लस इधर 0 हो जाएगा बराबर में 50, और फिर x की वैल्यू 50/5 आ जाएगी, बड़ी है। अगर आपको नहीं लगे ना कुछ भी हो रहा है तो यही कर देना, लगे कि भैया पॉइंट नहीं मिल रहे हैं तो तब तो कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे भाइयों ये मत करना, थोड़ा सा एडवांस बनना, थोड़ी सी चीजें सोचना। मैंने यहाँ बोला या तो 0 डालो दोनों तरफ, नहीं तो 1 2 3 डालो, और 1 2 3 के बाद ज्यादा बड़े मत जाओ, माइनस के 1 2 3 ट्राई करो और इसमें ट्राई करो। अब आपको पता है अगर आप यहाँ 0 डालोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा? 7y बराबर, और 50 से 7 डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ तो भैया 0 रखने का कोई फायदा है ही नहीं, यहाँ तो फिर भी रख सकते। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसे नंबर रखने की सोचो, या यहाँ पे कोई ऐसे नंबर रखने की सोचो कि जब वो उधर जाए तो क्यों आपको या तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा या फिर 5 से, तो वो उनसे सही से डिवाइड भी हो पाए। जैसे मैं समझाता हूँ, अगर मान लो, बड़े ध्यान सुनना, मैं अगर यहाँ y की जगह 1 रख दूं और फिर उधर भेज दूं तो होगा 50 - 7 हो जाएगा, और फिर मुझे पता है जो भी आंसर आएगा वो 5 से डिवाइड होगा, तो 50 - 7 ऐसा नंबर बनेगा 43, और वो 5 से डिवाइड। तो आपको ऐसे नंबर सोचने हैं जिससे वो डिवाइड भी हो। बताओ, y को 5 रख दो, 5 रखते हैं, 7 5 जा 35, 35 उधर जाएगा, माइनस का 35 होगा, कितना आएगा? 15, और फिर वो 5 से डिवाइड हो जाएगा और आंसर भी छोटा आएगा। तो ये ट्राई करते हैं, क्या? 5x + 7y बराबर में 50 था, y को कितना डाला? 5, y को डाला है 5, तो 5x + 7, 5 से गुणा होगा 50, 7 पंजे 35, 35 उधर जाएगा, माइनस का 35, 15 बचेगा, यहाँ 5x बचेगा, x = 15/5, आंसर इज 3। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब एक और हो गया, एक और सोचो। अब इस बार उल्टा सोच लो, कोई ऐसा नंबर सोच लो जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि वहां जाके वो कुछ नंबर बने और वो 7 से डिवाइड हो जाए? सोचो। मेरा भाई कह रहा है 3। मेरे भाई 3 तो ऑलरेडी आ गई ना, फिर x की वैल्यू 3, चाहे यहां से लाओ वहां से लाओ, वो हो गया, अब वो नहीं डाल सकते। तो 0 ही ट्राई कर लेते हैं। y की वैल्यू जब लगे ना इतना टाइम, देखो पेपर में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना नहीं हो रहा तो फिर 0 ही ट्राई कर लो। तो अब 0 ट्राई कर लेते हैं। तो 5x + 7 × 0 बराबर है 50, तो x की वैल्यू यहाँ से 10 आ रही है। कोई नहीं, अब यही लिख देते हैं,
हो गया इसका काम। अब इसमें देखो, अब यहाँ क्या है, 7x + 5y बराबर में 46। अब मुझे उम्मीद है आप अच्छे से सोच पाओगे, बताओ मुझे जल्दी से। इधर -2 लिख दो, बड़ा आएगा वैसे आंसर बहुत ज्यादा। 7 दूनी 14, -14 उधर जाके +14, 60 हो जाएगा। 60 को 5 से 1.5 12, बड़ा हो रहा है पर हो रहा है, याद रखेंगे हो रहा है। 0 डाल के तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ 0 डाल के नहीं होगा। 1 या 2 डाल लो, 1 डालेंगे तो 5 एकम 5, 46 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 41 नहीं होगा। 2 डालेंगे तो 10, 36, 36 भी नहीं होगा, नहीं 3 पे भी नहीं हो रहा। यहाँ अगर क्या कहते हैं 7 दूनी अगर 14 डाल लू तो 7 दूनी 14, एक काम करो 7 या 21 डाल दो, x की वैल्यू 3 डालो, 7 या 21 तो 21 जमा 5y बराबर में 46। 21 उधर गया, 5y बराबर में 46 - 21 कितना आ जाएगा, 25। y = 5, यानी कि x की वैल्यू क्या डाली 3 और y की वैल्यू क्या आई, पता है आपका आंसर आ गया। दिख रहा है किसी को, इधर भी 3 और 5 आया इधर, यानी कि जब आप कभी ग्राफ बनाओगे तो वहां 3 और 5 तो अपने आप मिल ही जाएंगे, यानी कि हमारा आंसर तो हो गया है यहाँ पे, लेकिन वो फॉर्मेट के लिए एक और करना पड़ेगा। चलो दूसरा बताओ फिर क्या ट्राई करें। 1 पे डालेंगे तो 41 हो जाएगा, 2 पे डालेंगे तो 36 हो जाएगा। इधर ही ट्राई कर लो, -1 ट्राई करें क्या, बड़ा कर लें फिर, छोड़ो बड़ा ही बना लेते हैं, आ जाओ। हमें पता है हमारा आंसर तो आ ही गया। -2 बोला था ना, 7 2 जा -14, आओ इसको देखते हैं। -14 + 5y बराबर में 46, -14 उधर जाएगा, 5y बराबर 46 + 14, वैसे छोटा हो सकता है ध्यान रखना, 60 हो जाएगा और y की वैल्यू मेरे भाई 60/5 12 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू -2 डालने से y की वैल्यू 12 बन रही। बड़े बड़े आंसर बन रहे, छोटा भी बन सकता है, वैसे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। जब लगे टाइम ज्यादा नहीं तो ग्राफ में थोड़े एफर्ट ज्यादा कर देंगे, पॉइंट तो मिल जाएंगे एटलीस्ट। 1 2 3 4 5 6, x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी जा रही थी, 10, ठीक है 12 ले लेते हैं, चलो सब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखो रफ है, आप प्रॉपर लेना, ठीक है, x x' y और y। अब मैं लिख नहीं रहा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा वरना। पहले इस वाली इक्वेशन की बात करते हैं, ये वाली जो हमारी थी 5x + 7y = 50 रुपए। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, 1 2 3 4 5 यहाँ, और यही पॉइंट हमें पता है, यही पॉइंट हमारा आंसर होने वाला है ना। दूसरा x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं पे आंसर बना लो क्योंकि y तो 0 है, और इससे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये ग्राफ बन जाएगा। ये इक्वेशन है 5x + 7y = 50, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के क्या क्या पॉइंट्स आए थे, x और y के 3 और 5, -2 और 12। 3 और 5 फिर से यही हो जाएगा, रहने दो उसको भी, और -2 और 12, x की वैल्यू -2 यहाँ हो जाएगी, और 12 मतलब y की वैल्यू 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ मिलेगा, यानी कि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ से मेरे भाइयों ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और इसको आप लिख दोगे ये था -2 और 12 पॉइंट। और यहाँ अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ आपने जो एक एक यूनिट मानी है, एक एक यूनिट मानी है, उसको लिख देना कि ये एक एक यूनिट आप कितने के बराबर मान रहे हो, एक एक यूनिट, 1 यूनिट ऑफ x, एक जो 1 यूनिट ऑफ x है वो इक्वल में लिखना, = 1 रुपी। यूनिट का मतलब जो एक एक यूनिट है ना, ये सब 1 रुपीज कहला रहा है, तो एक एक पेन कितने का आएगा। और ऐसे जो 1 यूनिट और y है, 1 यूनिट ऑफ y वो भी क्या है, ₹1, यानी कि 1 यूनिट ऑफ x एंड 1 यूनिट ऑफ y, ये सब है ना, ये एक एक यूनिट जो है ना इसकी, ये हमने एक एक रुपए के बराबर मानी है। और यहाँ हमारा ग्राफ मैच कर रहा है, हम लिखेंगे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। एक पेंसिल की जो कॉस्ट है दैट इज ₹3, और एक पेन की जो कॉस्ट है दैट इज ₹5। क्लियर है मेरे भाइयों, कर लो, बड़े ध्यान से समझना। कहता है आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में,
हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये रेक्टेंगुलर गार्डन इस तरीके से होगा और इसके पेरीमीटर का हाफ, इसके पेरीमीटर का हाफ, यानी कि इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 × L+B, और इसका क्या करना है, हाफ, आधा, यानी कि 2 से 2 कटा, यानी कि सिर्फ L+B हो गया। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो L+B है ना, सिर्फ ये कहता है ये रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका जो पेरीमीटर का हाफ है, यानी कि ये जिसका लेंथ 4 है ब्रेथ से, 4 मोर मतलब मोर देन ज्यादा, जिसकी लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा है ये, और इसका हाफ पेरीमीटर इज 36। आप जब पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे ना मेरे भाई, तो उसकी लैंग्वेज समझना। पूरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, पहले बोलता है ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका पेरीमीटर का आधा, फिर उसके बाद मेरे भाई डायरेक्ट बोला नहीं कि इसके पेरीमीटर का आधा कितना है, ये नहीं बोला। उसने क्या बोला कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके पेरीमीटर का आधा, फिर उसके बाद ये कहानी जोड़ दी, ये वाली, जिसकी लेंथ 4 ज्यादा है ब्रेथ से, वो 36 है। तो भैया बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये लेंथ और ब्रेथ वाले की बात कर रहा है 36, नहीं, वो अपनी पहली वाली लाइन की बात कर रहा है। यानी कि जब आप पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत केस में पता है क्या होगा, पहली बात लिख देगा जिसको आप, जो अभी जैसे इसने बोला रेक्टेंगुलर गार्डन है, वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू लिखनी होगी उसके बाद उसे, लेकिन वो उसकी वैल्यू नहीं लिखेगा, उसके बीच में फर्दर डिटेल्स ऐड कर देगा और फिर लास्ट में ये बात लिख देगा कि चलो, अब समझ पा रहे हो, पहली लाइन इज 36 मीटर दूर, और ये बीच में फर्दर डिटेल्स ऐड करिए। जब भी हुज ये लगा देना तो समझ जाना वो क्वेश्चन बीच की डिटेल्स को इग्नोर करना, पहले आप पहले फाइनल डिटेल्स पे आना। यानी कि अभी मैंने आपको बताया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L+B होता है, जिसका आधा वापस से L+B ही हो जाएगा। इसकी वैल्यू मेरे भाई कितनी है, 36 है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? और फिर उसने अलग से एक डिटेल दी कि लेंथ ज्यादा है ब्रेथ से 4, तो ये एक तरफ आप लेंथ लिखोगे, एक तरफ आप ब्रेथ लिखोगे, क्या दोनों बराबर है? आप बोलोगे नहीं, ये 4 ज्यादा है, बराबर करना है तो इसको 4 ज्यादा करो। ये लो जी, 2 इक्वेशन हो गई। अब आप यहां लिख दो अपने आप को थोड़ा आसान कराने के लिए, लेट द लेंथ इज x मीटर एंड द ब्रेथ इज y मीटर। अब आप यहां कह दोगे कि भैया x + y कितना है, 36 है, और x, l को x माना, बराबर में b मतलब y + 4। अब आपको बोलता है इसको ग्राफिकली आंसर निकालो, लेंथ और ब्रेथ ग्राफिकली निकालो। तो ग्राफिकली निकालना है तो पहले इसके सॉल्यूशन निकाल। इधर देखो, x + y 36 है। अब मैं आपको एक बढ़िया चीज समझाना चाहता हूँ, जो ग्राफ में भी मैंने आपको बोला था ना, धीरे धीरे क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे, तो मैं ग्राफ में उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो समझाता जाऊंगा। यहाँ आप देखो, बोलोगे भैया x और y है, अज्यूम 0 कर देंगे तो y की वैल्यू 36 आ जाएगी, y को अज्यूम 0 कर देंगे तो x। बहुत बड़ा बड़ा ग्राफ है। मैं आपको कहता हूँ कि ध्यान समझना, मैं कहता हूँ एक काम करो, x को 16 अज्यूम कर लो, 16। आपने कहा ठीक है भैया कर देते हैं, बड़ा है बहुत ज्यादा, और y भी इससे बड़ा आएगा। मैंने कहा एक बार करो फिर मैं समझाता हूँ। अब क्या भैया अज्यूम तो करना है, कर देते हैं, 16 लिख देते हैं, y बराबर 36, 16 उधर जाएगा, y की वैल्यू 36 - 16, y = 20। आप कहोगे भैया 16 है तो इसका 20 आ जाएगा, ये हो जाएगा पहला पार्ट। ये आपको करना है, मैं रफली इसलिए हटा दे रहा हूँ, उसको आपको करना है ये। फिर इसके बाद आप कुछ और एक काम करो, इस बार इसको 20 अज्यूम कर लो। आप बोले भाई ठीक है, एक बार इसको x को इस बार 20 अज्यूम कर लेते हैं, तो x + y बराबर 36 है, तो x इस बार 20 हो जाएगा, प्लस y = 36, तो y की वैल्यू भैया 36 - 20, इस बार y की वैल्यू 16 हो जाएगी। जायज बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ये इक्वेशन हो गई इसके, ठीक। इसके बाद मेरे भाइयों इस पर आओ, इसमें 0 और 1 से काम चला लो, इसमें 0 और 1 से काम चला लो, ठीक है भैया चला लेते हैं। x और y इसका ग्राफ, इसमें y को 0 डाल दो तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर मैं कह रहा हूँ एक काम करो, अब ध्यान सुना, अब आप बोलो भैया 1 डाल देते हैं या 2 डाल देते हैं, नहीं, अब मैं एक काम करता हूँ, y को 4 डाल देता हूँ, y को 4 डाल देता हूँ। एक इसमें डालने का फायदा नहीं है क्योंकि x की वैल्यू अपने आप पूरी सॉल्व होके आएगी, ये समझो, है ना। y को 4 डाल रहा हूँ तो आप बोलोगे भैया फिर इस हिसाब से x की वैल्यू 8 हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब आपको पता है, आप में से कौन समझ गया मैंने ये हरकतें क्यों करी है? क्यों? पूरा 4 का टेबल बन गया, और ग्राफ में मैं 0 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद, तो बताओ वहां से 16 और 20 आसान पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और वहां ये लिख दूंगा, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मैं ये लिख दूंगा
कि 0 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, इसका मतलब ये जो एक यूनिट है उसको मैंने कितने के बराबर माना है, 4 मीटर। वेरी गुड। 1 यूनिट ऑफ x इज इक्वल टू 4 मीटर, 1 यूनिट ऑफ x एंड y, क्योंकि x और y दोनों की 4 मानो। अब बताओ क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं हो गया? बड़ा हो तो भी आसान कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको सबको वैसा बनाना है। तो आपके पास ये भी एक सोच बन गई होगी आज कि कल को ऐसा बड़ा बने तो भी हम ऐसे कर सकते हैं। 4 8 हो गया, अगला क्या लिख दोगे, 12, फिर लिख दोगे 16, फिर लिख दोगे 20, फिर लिख दोगे 24, 28 तक कर देते। फिर यहाँ 4 8 -4 -8 -12 -16 -20 -24, ये अपना x होता है, ये होता है x डैश, ये पूरा x एक्सिस है, ये हमारा y होता है। 4 8 12 16 20 24 28 -4 -8 -12 -16 -20, ठीक है। चलो अब प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। सब 16 और 20, x की वैल्यू 16 यहाँ पर है और y की वैल्यू 20 यहाँ है। 16 और 20 मेरे भाइयों यहाँ मिल जाएगा, फिर x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 16 है, यहाँ मिल जाएगा। ये लाइन ऐसी बन जाएगी इस तरीके से, है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ आप लिख दोगे कि भैया x की वैल्यू 16 थी, y की वैल्यू 20 थी, x की वैल्यू 20 थी, y की वैल्यू 16 थी, और ये जो इक्वेशन थी वो थी x + y = 36। कोई दिक्कत तो नहीं। फिर इसके बाद x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 4 है, y 0 इग्नोर कर दो, x की वैल्यू 4, यही आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4, ये आंसर हो जाएगा। क्या हो गया भैया, ये लाइन तो कुछ इस तरीके से जा रही है ऐसे आगे, और जिस पॉइंट पे लगे आपको मिल रहा है वो पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जिस पॉइंट पे भी ये मिल रही है, पहले लिख देते हैं, ये पॉइंट था 8,4, ये पॉइंट था 4,0, और ये हमारी इक्वेशन थी x = y + 4। और इसके बाद हम कहेंगे भैया कि हमारा जो क्या कहते हैं x है, जो हमारा लेंथ था वो कितना निकल के आ रहा है, 20 मीटर, और जो y था, जो हमारा ब्रेथ था, वो कितना आ रहा है, 16 मीटर। जहां दिख भी रहा है दोनों में 4 का फर्क। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान सा क्वेश्चन हो गया, कर लो मेरे भाई। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है समझना कि x + y 16, लैंग्वेज समझना, देखो लैंग्वेज, और उसके बाद ये 4 का पहाड़ा, ठीक है, कर लो। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है उसमें कहता है कि ग्राफ बनाओ इन इक्वेशनों के, ठीक है, और उसके बाद पहले ग्राफ, जो इक्वेशन के ग्राफ बनाने वो मैं लिख देता हूँ। कहता है x - y + 1 = 0। कितनी आसान इक्वेशन नहीं लग रही। और आपको कहता है दूसरी इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0, ये बड़ी आसान है। इसके बाद कहता है जब ना, ध्यान सुनना, ये जो आप दोनों इक्वेशनों से ग्राफ बनाओगे तो हो सकता है भैया किसे, पहले हम एक बार चेक करते हैं, सोचते हैं कि a1/a2 क्या आ रहा है, तो आप कहोगे भैया 1/3 आ रहा है। फिर आप कहोगे b1/b2 क्या आ रहा है, आप कहोगे भैया -1/2, यानी कि इंटरसेक्टिंग है। इसका मतलब एग्जैक्टली एक पॉइंट पे वो दोनों एक दूसरे को छुएंगे। तो जायज बात है कुछ ऐसा बनेगा, या तो कुछ ऐसा जैसा भी आपने प्रीवियसली देखा इसको इस तरह के। तो कह रहा है कि इन जो लाइन है, जो आपकी दोनों लाइन बनेगी, उससे एक, जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं वो, और जो एक्स एक्सिस होगा उसको भी एक बार दोनों टच करेंगे, उससे एक ट्रायंगल बनेगा, वो ट्रायंगल बनाओ और उसको फिर ऐसे शेड करो, इस तरीके से उसने बोला है। पढ़ लेता हूं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। मतलब इन लाइनों से और एक्स एक्सिस से एक ट्रायंगल के वर्टिसेस निकलेंगे, 3 पॉइंट निकलेंगे, उसका पता लगाओ और उसको शेड करो जो ट्रायंगल का हिस्सा बनेगा। ठीक है, समझ में आया? तो बनाते हैं, आओ सबसे पहले इसको देखते हैं। आप कहोगे भैया x - y +1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। पॉइंट निकालते हैं, बड़े आसान है, सिंपल सिंपल से पॉइंट निकल जाएंगे। y की जगह 0 रख दो, y की जगह 0 रखोगे तो x - 0 = -1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। फिर इसके बाद एक काम करो, y की जगह 1 रख दो, तो x - 1 = -1, x -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा। अच्छा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि x की वैल्यू 0 हुई जब y की वैल्यू आपने 1 डाली। हो गए दोनों पॉइंट, कितने आसान आंसर है। उसके बाद मेरे भाइयों नेक्स्ट कहता है 3x + 2y = 12, क्योंकि -12 उधर भेज देंगे। अब देखो यहाँ पहले एक बार 0 डाल दो। जब आप यहाँ 0 डालोगे तो क्या होगा, आप कहोगे भैया x की वैल्यू 0 हो गई, ये पूरा 0, यानी कि 2y = 12, y की वैल्यू 12/2 कितने हो जाएगी, 6। यानी कि x को 0 डाला, y कितना आया, 6। इसके बाद मेरे भाइयों y को 0 डाल दो, तो 3x + 0 = 12 हो जाएगा, जिससे 3x = 12 और x की वैल्यू 12/4, आंसर इज 3। यानी कि जब हमने y की वैल्यू 0 डाली, x की वैल्यू 4 हो जाएगी, बिल्कुल सही, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट आ जाएंगे। अब इसको ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बना के तो मेन खेल है, तो आप देखो ध्यान समझना। एक
नेक्स्ट देखो, अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में मैक्स टू मैक्स y की वैल्यू 6 गई है और x की वैल्यू 4 गई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक बना देते हैं। ये हमारा x है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, इसको बना नहीं रहा मैं, पर आप जरूर लिखना। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से ये हमारा y है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, इतना ये y डैश। ठीक है, और यहाँ पर हम एक यूनिट को एक ही वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 यूनिट आपको पता ही नहीं है एक्चुअल में सेंटीमीटर मीटर है क्या है। ठीक है मेरे भाई, अपना अलार्म बंद करो दादा। हाँ, अब ध्यान समझो। x की वैल्यू -1, क्योंकि y तो 0 है, x की वैल्यू -1 यहाँ होगी, यानी कि एक पॉइंट तो ये हो गया है ना। इसको आप लिख दोगे साइड में -1, 0। ठीक है, फिर अगला हुआ मेरे भाई, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 यहाँ होती है, यानी कि इससे एक लाइन बन रही है। ठीक है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, और ये हमारी इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर -1। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 यहाँ बनेगा। अब x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 यहाँ बनेगा, तो इसको हमें मिलाना है इस तरीके से। और यहाँ हम कहेंगे कि ये 0,6 है और ये 4,0 है, और ये इक्वेशन है 3x + 2y बराबर 12। अब आप देखो x एक्सेस, देखो ध्यान से देखो, x एक्सेस ये रहा और दोनों लाइन ये रही जहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट करिए, और ये हिस्सा हमारा शेडेड हो जाएगा जो ट्रायंगल बना रहा है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, कौन कौन से पॉइंट है। तो पहला पॉइंट आप ये कहोगे कोऑर्डिनेट्स ट्रायंगल का, दूसरा कोऑर्डिनेट ट्रायंगल का, और तीसरा यहाँ ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, -1, 0 यहाँ था। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा सोनू, 4,0 दादा, है ना, 4,0। अभिषेक ये पॉइंट क्या कहलाएगा, क्या लग रहा है। ये 2 है और ये 3 है, थोड़ा रफ बनाया तो ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन तीसरा पॉइंट ये 2 होगा और ये 3 होगा। ठीक है, अगर आपको कंफर्म भी करना हो तो पता है कैसे कंफर्म करना, इसी पॉइंट को इक्वेशन में डाल देना। x की वैल्यू 2 डाल दो, माइनस y की वैल्यू क्या डाल दो, 3, जमा 1 किसके बराबर होना चाहिए, 0। 2 में से 3 गया, -1 + 1 बराबर 0, आंसर इज 0। तो आपको कंफर्म भी हो जाएगा ये हमारा आंसर है। तो इसके बाद देखो करना क्या है, ये तो आपने निकाला है, तो उसके बाद आपको बस स्टेटमेंट में लिखना है कि 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, आर -1, 0 और दूसरा 4, 0 और तीसरा 2, 0। ठीक है मेरे भाइयों, समझ में आया क्वेश्चन। फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई है।